हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, आज आपकी उसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही नया पाठ जिसका शीर्षक है घीसा। तो हम घीसा नाम की कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। आइए पाठ को शुरू करें। गंगा पार झूसी के खंडहर और उसके आसपास के गांवों के प्रति मेरा अकारण आकर्षण रहा है, यानी कि बिना कारण के मैं उससे हमेशा आकर्षित होता रहा हूँ। दूर पास बसे घरों से बेल बूटेदार कपड़े पहने, नगदार चूड़ियों और गिलट के कड़े युक्त हाथों में घड़े भरकर लाती औरतें अपनी मुस्कान से हमारे अंतर पर सेतु बना देती थी, यानी कि उनकी मुस्कान हमारे हृदय में क्या कर देती थी, एक पुल का निर्माण कर देती थी। दिन भर पशुओं के पीछे दौड़ते और गिल्ली डंडा खेलने वाले निठल्ले लड़के भी नजर बचाकर मुझे देखते। कह नहीं सकती कि कब और कैसे मुझे उन बालकों को कुछ सिखाने का ध्यान आया और बिना किसी चिर परिचित समारोह के मेरे विद्यार्थी पीपल के पेड़ की घनी छाया में मेरे चारों ओर एकत्र हो गए। कुछ कानों में बालियां और हाथों में कड़े पहने नगर और ग्राम का सम्मिश्रण जान पड़ते थे। कुछ बड़े भाई के कुर्ते पहने खेत में डराने के लिए लगे नकली आदमी का स्मरण दिलाते थे। कुछ उभरी पसलियां बड़े पेट वाले दुबले रूखे थे, पर घीसा उनमें अकेला ही रहा और आज भी मेरी स्मृति में अकेला ही है। वह गोधूली, गोधूली बच्चों सायंकाल का समय को कहते हैं, वह गोधूली मुझे अब तक नहीं भूली। मेरे पांव नाव की ओर बढ़ रहे थे, पर अंधकार में आती एक स्त्री को देखकर ठिठक गए। सांवला रंग, लंबा मुख, बिना किनारे की गाड़ी धोती से स्वयं को ढके अपने अर्धनग्न बालक को चिपकाए कुछ कहने लगी। कुछ शब्दों और कुछ संकेतों से मैं यह समझ सकी कि उसका पति नहीं है और वह जब दूसरों के घर काम करती है तो लड़का ऐसे ही घूमता है। मैं इसे भी बच्चों के साथ बैठने दूं। दूसरे रविवार को मैंने उसे सबसे पीछे दुबक कर बैठे देखा। पक्का रंग, मलिन मुख, दो पीली बड़ी आंखें और कसकर बंद किए पतले होठ। वह निरंतर मुझे देख रहा था, मानो मेरी सारी विद्याएं सीख लेना चाहता है। धीरे धीरे मुझे पता चला कि घीसा बाप के मरने के बाद पैदा हुआ था। उसका पिता हैजे से चल बसा था। गांव वालों ने मेरा मन फेरने के लिए अनेक बातें बताई, पर घीसा इससे मेरे और अधिक निकट आ गया। पढ़ने, समझने, याद करने, किताब को साफ रखने में उसके समान कोई चतुर न था। कभी कभी उसे उसकी माँ से मांग लेने का मन करता था। शनिवार के दिन वह अपने छोटे दुर्बल हाथों से पीपल की छाया को गोबर से लीप आता। रविवार को माँ के मजदूरी पर जाते ही फटे कपड़े में रोटी नमक दबा गंगा तट पर आ बैठता। जैसे ही उसे मेरी नीली सफेद नाव की झलक दूर से दिखाई पड़ती, वह अपनी पतली टांगों पर तीर के समान बढ़ता हुआ जोर से कहता, गुरु साहब, और पेड़ के नीचे पहुंच जाता। पेड़ के नीचे डाल पर रखी मेरी शीतल पाटी झाड़ पोंछ कर बिछाई जाती। सूखी स्याही की दवात और टूटे निब वाली कलम पेड़ के कोटर से निकाल कर यथास्थान रख दी जाती और कुछ विद्यार्थी मेरे स्वागत के लिए प्रस्तुत हो जाते। महीने में 4 दिन ही मैं वहां पहुंच पाती थी। मुझे आज भी वह दिन नहीं भूलता जब मैंने कपड़ों का प्रबंध किए बिना बच्चों को सफाई का महत्व बताया था। दूसरे रविवार को कुछ बच्चे गंगा जी में मुंह इस तरह धोकर आए थे कि मैल रेखाओं में बट गया था। कुछ मैल फटे कुर्ते घर पर रखकर अस्थिपंजर रूप में ही आ गए थे, पर घीसा गायब था। लड़के कानाफूसी करने लगे। पूछने पर पता चला कि घीसा की माँ को रात ही मजदूरी के पैसे मिले हैं। सुबह वह काम छोड़कर साबुन लेने गई है और घीसा अभी कपड़े धो रहा है। घीसा नहा धोकर गीला अंगोछा लपेटे, आधा भीगा कुर्ता पहने अपराधी की तरह सामने आकर खड़ा हो गया। तब आंखें ही नहीं, मेरा रोम रोम गीला हो गया। एक दिन न जाने क्या सोचकर मैं विद्यार्थियों के लिए 5-6 सेर जलेबियां ले गई। छीना झपटी के कारण किसी को 5-6 से ज्यादा न मिली। घीसा वहां से खिसक गया। पता चला कि 2 माह के लिए छप्पर में छिपा आया। एक उसने उसके पाले हुए कुत्ते को दी और 2 खुद खा ली। और चाहिए के उत्तर में बोला, कुत्ते को कम मिली हैं।
गुरुजी चाहे तो उसे दे दें। होली के बाद उसे ज्वर हो गया। इतवार की सांझ में बच्चों को विदा देकर उसे देखने चली कि वह गिरते पड़ते वहीं आता दिखा। घीसा मुझे रोकने की जिद करने लगा। उसे टूटी खाट पर लेटाकर मैं लौटी। इसके कुछ दिन उपरांत वह अच्छा हो गया। मैंने उस दिन तीसरे पहर से संध्या तक वहां रहने का निश्चय किया था, परंतु पता चला घीसा आंखों को मलता, पुस्तक से धूल झाड़ता सुबह से पेड़ के नीचे बैठा है। मेरे जाने की खबर से बच्चे उदास थे। वे जानते थे कि तबीयत खराब होने के कारण मैं कब लौटूंगी कुछ पता नहीं। एक दो दिए जल उठे थे। घीसा को गुरु साहब को फिदा करना था। वह बड़ा सा तरबूज लिए वहां आया। घीसा के पास पैसा न था, नहीं खेत थे, तब क्या इसे चुरा कर लाया था? घीसा गुरु साहब से झूठ बोलता, भगवान से झूठ बोलना समझता है। वह तरबूज कई दिन पहले ही देख आया था। माई को लौटने में देर हो गई, उसे अकेले ही खेत पर जाना पड़ा। खेत वाले ने कहा, पैसा नहीं है तो कुर्ता दे जाओ। इससे वह कुर्ता दे आया। तरबूज सफेद न हो इसीलिए कटवाना पड़ा। मीठा है या नहीं यह देखने के लिए उंगली से कुछ निकाल भी लेना पड़ा। गुरु साहब न लेंगे तो घीसा रात भर रोएगा, छुट्टी भर रोएगा। वह रोज नहा धोकर पेड़ के नीचे पड़ा पाठ दोहराता रहेगा ताकि छुट्टी के बाद पूरी किताब पट्टी पर लेकर दिखा सके। बातें सुनकर उस बालक के सिर पर हाथ रखकर मैं भाव विभोर हो चली। उस तट पर किसी गुरु को किसी शिष्य से कभी ऐसी दक्षिणा न मिली होगी। मुझे उस दक्षिणा के सामने संसार के सारे सुख फीके जान पड़े। तो बच्चों, ये संस्मरण लिखा था महादेवी वर्मा जी ने। महादेवी वर्मा जी का घीसा नाम से यह संस्मरण बहुत ही लोकप्रिय है और बहुत ही सुंदर संस्मरण के द्वारा लिखा गया है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छी से समझ में आ गया होगा। आइए अब लेखिका का परिचय भी जान लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। वे प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्राचार्या थी। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयास किए। सन 1987 में छायावाद की एक प्रमुख आधार स्तंभ महादेवी जी का निधन हो गया। वे पद्य और गद्य दोनों ही लिखती थी। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नीरजा, यामा, दीपशिखा, निहार, स्मृति की रेखाएं और अतीत के चलचित्र आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपने ये पाठ समझ लिया होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास कार्य अवश्य कीजिए।